सबसे पहले मैं आभार प्रकट करूंगा विद्यार्थी जी के प्रति कि ऐसे विषय पर परिचर्चा आपने जो कराई है विद्यार्थी जी, बहुत छोटा कदम आज के लिए हो सकता है, लेकिन एक नई सोच विकसित होने वाली है। यहाँ से बिल्कुल नई चीज आपने दी है। आप महोत्सव कराते रहे हैं, लेकिन महोत्सव के अतिरिक्त भी जो आप परिचर्चाएं कराते रहे हैं ये बहुत ही कीमती है। मैं एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं चाहूंगा कि सदन से तालियां एक बार विद्यार्थी। मैं इस किताब के लेखक माननीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। एक किताब का सृजन ऐसा ही होता है जैसे कोई माँ अपने बेटे को जन्म दे रही है, और उस सृजन प्रक्रिया से आप गुजरे हैं। और आपने जो लिखा है सौंदर्य शास्त्र भ्रमर गीतों का, जैसा कि रमेश जी बता रहे थे, मेरा भी साहब मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, कानून का छात्र रहा हूँ, लेकिन जो स्कूल के लेवल पे हमने भ्रमर गीत पढ़ा और बाद में अपनी रुचि से जो पढ़ा, उसका आकर्षण कहीं न कहीं आज भी बना हुआ है। और जहां तक सौंदर्य की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सौंदर्य ही ईश्वर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग कहते हैं कि अगर शक्ति और शील में सौंदर्य मिला दें तो देवत्व का सृजन हो जाता है। तो ये परंपरा रही है हमारे यहाँ सौंदर्य की। कृष्ण को हम लोग इसीलिए पूर्ण अवतार मानते हैं, और शायद हमारे जितने भी भ्रमर गीत हैं उसके नायक कृष्ण इसलिए हैं कि कृष्ण में परमात्मा सभी रंगों में उतरा। राम में मर्यादा के रूप में उतरा, बुद्ध में ज्ञान के रूप में उतरा, महावीर में त्याग के रूप में उतरा, लेकिन कृष्ण में परमात्मा अपने सभी रंगों में खुल के आया है, जिसमें प्रमुख रंग प्रेम है। कृष्ण प्रेम करना जानते हैं, जो गीता में निर्विकार भाव से कह सकते हैं कि युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और वही प्रेम भी करना जानते हैं, युद्ध करना जानता है। इसलिए कृष्ण हमारे भ्रमर गीतों के नायक हैं। इस पुस्तक के लिए राजेंद्र राव को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मुझे उम्मीद है कि पुस्तक जिस उद्देश्य को रखकर लिखी गई थी वो सफल होगी। अब रही बात मातृभाषा की। भरत बाबू जहां बैठे हों वहां खड़ी हिंदी में बोलना थोड़ा खतरनाक होता है। तो असल में सर हमारी भाषा मातृभाषा असल में मगही न है। हमार माए हमारी मम्मी रहने दिल्ली के, तो बचपन से जो भाषा हर खड़ी हिंदी है, बाकी मगही क्षेत्र में ही। और रमेश जी जैसे आदमी के फेरा में पढ़ ली, एकरा चलते मगही सीख के लिए मगही में बोले कोशिश कर रही। कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ कर दे कि भाई ये ओरिजिनल वाला मगही नहीं है। दरअसल जैसे कि रमेश जी कही था, प्राचीन मगध की भाषा मागधी, जिकरा से अन्य प्राकृत और अन्य भाषाएं विकसित हुए, आज वाकई अपना संकट नरवित है। काहे नरवित? जब मूल भाषा हिंदी के संकट पर अस्तित्व पर आफत आए ले, तो ये तो अगर और ओकरों से प्राचीन भाषा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मगही की स्थिति अब भाषा नागपुर की मगही सबके मिला के स्वीकृत स्वरूप होकर विकसित हुए के काम। जब तक व्याकरण न होए तब तक कोई बोली भाषा के स्थान न ले सके। अभी शिवनारायण वो कही थोड़े कि बहुत से सांस्कृतिक परिवर्तन आए ले, बदल गए शब्दावली, घर में बोले कि पापा दादा ताऊ हो गए। इस मामले में हमने के मैथिली से सबक लेने के काम। एक मैथिल आदमी दुनिया के हर बड़े पद पर बैठा है। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली थे, वो अपन माए के आजी बाई कुछ न कही थे, वो भी पापा मम्मी कही थे, लेकिन मैथिली पर काम होले ओकर एक सुविकसित व्याकरण है। और जहां तक हमारा जानकारी है, पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से मगही बीपीएससी वगैरह में एक भाषा के रूप में स्वीकृत है। लोग वहां के लोग उस सब्जेक्ट के रूप में ले परीक्षा दे उत्तीर्ण हो और पदों पर पहुंचा भी है। इस मामले में हमने काफी पीछे ही। मगही के लेके कोई आंदोलन न हुई थे। मगही के गीत भी कहीं सुनाई दे जल्दी? अगर अपने बिहार की बात सुनूं, या तो मिथिलांचल के बाद ये गीत सुनाई दे मगही मैथिली, या फिर भोजपुरी। भोजपुरी वाला तो भोजपुरी के वो हाल कर दे है, क्या भोजपुरी वाला भी न कहत कि भोजपुरी गीत सुनाई। लेकिन मगही में बहुत स्कोप है, और मगही के व्याकरण होए के चाहिए। इस भाषा में जो भी ग्रंथ लिखल जाए थे, जो भी पुस्तकें लिखल जाए थे, ओकर एक इंसाइक्लोपीडिया हो, उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो। कम से कम मगध यूनिवर्सिटी में मगही का एक सुव्यवस्थित विभाग हो। मगध यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर मगही की पढ़ाई की व्यवस्था हो, एक भाषा के रूप में, उसकी किताबों को लेकर के।
जो हमारे मगही के बड़े कवि जैसे नवीन जी हुए, ऐसे जो रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को लेकर के विमर्श हो, तभी हम मगही को वो स्थान दिला पाएंगे जो मगही का स्थान होना चाहिए।